हेलो, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कॉफलिन इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन के बाद विस्तार, यहाँ के राजाओं से, मुगल राजघराने से और दक्षिण भारत में गोलकुंडा राजघराने से उनके संपर्क और कैसे कैसे वो आगे बढ़ते रहे, इसका संक्षिप्त में विवरण। इसके पहले बताया जा चुका था कि 1608 ईस्वी में हॉकिंस जब अजमेर में जाकर के मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट करता है तो जहांगीर से उसकी बातचीत फारसी भाषा में होती है और जहांगीर उससे बहुत प्रभावित होता है। हॉकिंस से प्रभावित होकर के न केवल आगरा में उसको 400 मनसब प्रदान करता है बल्कि आगरा में रहने की जिम्मेदारी भी दे देता है और साथ में उसे खान जैसे एक सम्मानजनक उपाधि भी जहांगीर ने हॉकिंस को दिया। अब इसके आगे हॉकिंस ने जहांगीर से निवेदन किया कि उसे भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि सूरत में व्यापारिक कोठी लगाने का अनुमति दिया जाए। इस बात को इसके पहले कि जहांगीर विचार करता, जहांगीर के कान पुर्तगालियों द्वारा इस तरह से भर दिए गए कि जहांगीर अंततः हॉकिंस को सूरत छोड़ने पर यानी वहां कारखाना न लगाने का आदेश पारित कर दिया। इससे हॉकिंस यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मुलाजिम था वह बेहद अपमानित महसूस किया और पुर्तगालियों से प्रतिशोध लेने के लिए योजना बनाने लगा। कैप्टन हॉकिंस सूरत में सर मिल्डेन और कहीं कहीं कैप्टन मिडल्टन भी लिखता है, तो हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर के 3 जहाजी बेड़ा तैयार किया ताकि पुर्तगालियों से प्रतिशोध लिया जा सके। सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में 2 और जहाजी बेड़ा तैयार किया। इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप पुर्तगाली पराजित हुए और इन सब घटनाओं से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ। अंततः 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में जहांगीर ने कारखाना खोलने की अनुमति अंततः प्रदान ही कर दी, मगर एक शर्त रखा गया और वह शर्त यह था कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का एक एलची रखा जाए। एलची मतलब बंधक या जमानतदार। और इस तरह से सूरत की कोठी, जो पहली कोठी थी पश्चिमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वह टॉमस एल्डबर्थ के अधीन खोली गई। समय है 1613। हालांकि 1608 के बाद से प्रयास कर रहे थे हॉकिंस, उनको सफलता मिली 1613 में, लेकिन उसके पहले 1611 में भी पूर्वी भारत में मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों की एक बस्ती बनकर तैयार हो चुकी थी, एक कारखाना बनकर के तैयार हो चुकी थी। हालांकि ये ध्यान रखने की बात है कि उनके कारखाने का मतलब वहां उत्पादन नहीं होता था, उनके कारखाने का मतलब था वह एक सेंटर होता था जहां से व्यापारिक वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता था। इस बीच एक दूसरी घटना भी होती है। जब जेम्स प्रथम, जो ब्रिटिश किंग था, राजा था, उसका पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था सर टॉमस रो, वह चल पड़ा। टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत बंदरगाह पहुंचा, जो 10 जनवरी 1616 के दिन अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। जहांगीर से मुलाकात में उसने जेम्स प्रथम द्वारा दिया गया वह पत्र भी सौंप दिया जिसे जहांगीर के नाम जेम्स प्रथम ने भेजा था। इस पत्र का नाम था संपूर्ण अर्थात परफेक्ट। और इस परफेक्ट पत्र को देने के बाद टॉमस रो ने आग्रह किया कि उसे भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में कारखाना, ब्रिटिश कारखाना खोलने की अनुमति बादशाह प्रदान करे, ऐसा जेम्स प्रथम के पत्र में उल्लिखित था। 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अवधि थी, वीजा थी, वह भी समाप्त हो गई। जैसा कि पहले अंक में बताया गया था कि 15 साल के लिए व्यापारिक वीजा दिया गया था, इसे जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 15 साल के वीजे पर व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश की थी, अब वो अनिश्चित काल के लिए जेम्स प्रथम द्वारा उसके वीजा को बढ़ा दिया गया। एक महत्वपूर्ण बात है, जब 18 सितंबर 1615 में जेम्स प्रथम के पत्र को अजमेर में जहांगीर को दे दिया, तो उस दौरान टॉमस रो मुगल दरबार में लंबे समय तक निवास किया। लगभग 2 वर्ष
1 महीना 7 दिन और ये टाइम है 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618, यानी 2 वर्ष 1 महीना 7 दिन तक निवास किया। इस पर एक प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका था कि टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कुल कितने दिनों तक रहा, तो इसके सही आंसर में यह आ गया कि 2 वर्ष 1 महीने 7 दिन तक वह उनके दरबार में रहा। इस दौरान टॉमस रो ने अंग्रेजों के लिए 2 महत्वपूर्ण फरमान जहांगीर से पाने में सफल रहा। एक तो जहांगीर के द्वारा और दूसरा शाहजहां खुर्रम के द्वारा। इन फरमानों से अंग्रेजों को व्यापार करने की जो इंटरनल टैक्स देना होता था उससे उनको मुक्ति मिल गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी टॉमस रो की। इस प्रकार हम पाते हैं कि 1616 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों ने अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा, सूरत जैसे महत्वपूर्ण स्थलों पर कुल 4 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और कोचीन एवं मालाबार से पुर्तगालियों को प्रभावहीन करने की दिशा में भी सक्रिय रहे। मगर ये ध्यान देने की बात है कि अहमदाबाद, भड़ौद, बड़ौदा, आगरा वगैरह में जो ये 4 फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इसका कंट्रोलिंग पावर केवल और केवल सूरत में स्थापित किया गया था। यानी अब तक पश्चिमी भारत में सूरत अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक केंद्र था। इसी बीच पाते हैं कि 1618 में फारस के शाह ने अंग्रेजों को फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह जिसका नाम था जास्क बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर से इसे सुन लें कि 1618 ईस्वी में फारस के शाह ने अंग्रेजों को जास्क बंदरगाह से व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी और यह चूंकि फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था इसलिए इसका बड़ा व्यापारिक महत्व था। 1620 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली और 1622 में हरमुज को भी जीत लिया। क्योंकि अंग्रेजों का इस समय उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, उन्हें लगातार सफलता मिलती जा रही थी और इस तरह से दीव पर भी पुर्तगाली शक्ति का पतन हो गया। तो इस प्रकार 1629 से 38 के बीच में अन्य छोटी मोटी बहुत सी उपलब्धियां अंग्रेजों को मिलती चली गई। शाहजहां ने तो भारत से लाल सागर की ओर जाने वाले हज तीर्थ यात्रियों के जहाजों की वार्षिक सुरक्षा भी अंग्रेजों को सौंप दिया। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना 1611 में, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, कि मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ। ये गोलकुंडा के अंतर्गत आता था। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों को खरीदता था और फारस और बंटम को भेज देता था। दक्षिण में डचों द्वारा भारी विरोध हुआ, जैसे उत्तर में पुर्तगालियों द्वारा हुआ, दक्षिण में डचों के द्वारा। लेकिन 1626 का वर्ष अंग्रेजों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है, जिस वर्ष वो अरमा गांव में दूसरी कोठी खोल लिए और 1632 तो उनके लिए वास्तव में गोल्डन ईयर साबित हुआ, जब वह अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया, जिससे अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। इस फरमान के द्वारा 500 पगोडा एक मुद्रा था जिसका रुपए से संबंध 1:3.5 था। पगोडा सालाना टैक्स देने के बदले में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के राजा के बंदरगाहों से पूरी व्यापार को एकदम फ्री करा लिया। यह उनकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि पगोडा अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में अलग अलग अनुपात में रुपए के साथ लिया जाता था, इसका आकलन, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक अनुपात था वह यही कि पगोडा और रुपए के अनुपात 1:3.5 होता था। इसके साथ 1638 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत मजबूत कंपनी बनकर के उभर चुकी थी। इसके अगले अंक में इसके आगे के खंडों का वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।